हेलो स्टूडेंट, आज हम इनकम टैक्स में सैलरी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक है एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव सैलरी ऑन रिटायरमेंट। ये हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे सेवानिवृत्त होने पर अर्जित छुट्टियों के वेतन का नगद भुगतान। जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसकी जो पूरे सेवा अवधि होती है उसके लिए जो उसकी अर्जित छुट्टियाँ होती है उसके वेतन का जो नगद भुगतान उसे प्राप्त होता है वो किस सीमा तक टैक्स फ्री होता है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है, जो केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके लिए पूर्णतः टैक्स फ्री होता है, और जो गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं इनमें से जो सबसे कम राशि होती है वो कर मुक्त होती है। कौन कौन सी राशि? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, 10 मंथ एवरेज सैलरी। सी है, सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश के संबंध में दे औसत वेतन। शेष अर्जित अवकाश की जो गणना के लिए है कर्मचारी की सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष लेने हैं, माह की अवधि को यहाँ पर हम छोड़ देंगे। इसके लिए अधिकतम 30 दिन का अवकाश जो है वो मान्य होगा। 30 दिन से अधिक का अवकाश मान्य नहीं होगा। मैक्सिमम 30 डेज़ का अवकाश मान्य होगा। हो सकता है यहाँ पर वो 15 डेज़ देता हो तो 15 डेज़ मान्य होगा, 20 देता हो 20 मान्य होगा, लेकिन मैक्सिमम 30 डेज़ का ही अवकाश मान्य होगा। इस प्रकार अर्जित अवकाश में से कर्मचारी द्वारा इस अवधि में से लिया गया अवकाश क्या होगा, घटा दिया जाएगा, और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की छूट उसे मिलेगी। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्जित अवकाश की जो गणना है वो मैंने पहले बोल दिया कि पूर्ण वर्षों के लिए की जाएगी, माह की अवधि को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए 10 वर्ष की उसने 20 वर्ष की सेवा की, 20 वर्ष और 10 माह की सेवा की, तो जब हम वर्ष लेंगे सैलरी की कैलकुलेशन के लिए तो हम कितने लेंगे, अर्जित अवकाश की कैलकुलेशन के लिए तो हम लेंगे 20 वर्ष, माह की अवधि से हम छोड़ देंगे। ऐसे ही औसत वेतन से आश्रय अवकाश ग्रहण करने से तुरंत पूर्व के 10 कैलेंडर मंथ के औसत से है, और जो सैलरी होगी जो औसत वेतन लेंगे उसमें शामिल हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो है उसकी वो, प्लस डीए कब शामिल करेंगे, जबकि डीए सेवा शर्तों में शामिल हो तो ही करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, और प्लस कमीशन ऑन सेल। ओके, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन 1 के यहाँ डिस्कस करेंगे, उससे क्या है पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कि जो श्रीचंद हैं जो राजस्थान टेक्सटाइल भीलवाड़ा में विक्रय प्रबंधक थे, जो उन्होंने वहाँ 24 वर्ष 11 माह सेवा करने के पश्चात 1 दिसंबर 2019 को सेवा से अवकाश ग्रहण कर लिया। यहाँ आप देखेंगे उन्होंने सेवा कार्यकाल उनका 24 वर्ष 11 माह था, और उनका जो रिटायरमेंट था वो था 1 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब उनका जो वेतनमान है 1 जुलाई 2018 से ये पे ग्रेड दी हुई है इनकी 30,750, 750 और 39,000 रुपये था। उन्होंने 1 जनवरी 2018 से 3,000 रुपये माह डीए भी प्राप्त किया प्रति माह, जो कि सेवा शर्तों के अधीन था। वे प्रतिवर्ष सेवा के लिए 45 डेज़ के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, कितने दिन के अर्जित अवकाश के लिए वो अधिकारी थे, तो यहाँ है 45 डेज़ के लिए। और अवकाश ग्रहण करते समय उनके अवकाश खाते में 28 मंथ का अर्जित अवकाश जमा था, जिसके भुगतान में उन्हें 9,66,000 रुपये प्राप्त हुए। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के उनके वेतन शीर्षक की ग्रॉस इनकम ज्ञात करनी है हमें। तो ये यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्रीचंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। वो दिसंबर में क्या हो रहे हैं, दिसंबर के अंदर अवकाश ग्रहण किया उन्होंने, तो हम कैलकुलेशन करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे 8 महीनों की। तो जो उनकी सैलरी थी वो कितनी थी, एक मिनट हम यहाँ देखते हैं। 1 जुलाई 2018 से हम देख रहे हैं 30,750 रुपये मिल रहे हैं। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कहाँ से करनी है, हमें वो कैलकुलेशन करनी है अप्रैल से, अप्रैल 2019 से लेके हमें कैलकुलेशन करनी है मार्च 2020 तक की। तो अप्रैल 2019 से हमें कैलकुलेशन करनी है, तो 1 जुलाई 2018 से उसे 30,750 रुपये मिल रहे हैं, जो कि कब तक मिलेंगे उसे, 30 जून 2019 तक। तो 30 जून 2019 तक उन्हें मिलेंगे 30,750 रुपये।
30 जून 2019 तक उन्हें 30,750 रुपये मिलेंगे। यानी कि हमारी कैलकुलेशन जो अप्रैल 2019 से करी है उसमें से अप्रैल मई जून यानी 3 महीने सैलरी हो जाएगी 30,750 रुपये 3 महीने के लिए। यहाँ पर हमने लिखे 30,750 3 महीने के लिए। फिर हम देखते हैं जब उस इंक्रीमेंट लगेगा 750 रुपये का, तो फिर उसकी सैलरी हो जाएगी 31,500 जो कि मिलेगी 5 महीने के लिए, क्योंकि दिसंबर में वो रिटायर हो रहा है। तो जब हम 30,750 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और प्लस 31,500 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो टोटल जो अमाउंट आएगा हमारे यहाँ पे 2,49,750 रुपये हमारे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2,49,750। और DA 3,000 पर मंथ 10 महीनों के लिए, तो 10 महीने नहीं 8 महीनों के लिए, तो ये हो गया 24,000। अब हम जो अर्न लीव सैलरी रिसीव हुई है, जो अमाउंट उसे मिला है, उसे जो अमाउंट कितना मिला है, उसे अमाउंट 9,66,000 रुपये मिला है। तो हमें देखना है कितना एग्जेम्प्टेड होगा और कितना उसका टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन केस के नीचे की है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फर्स्ट हमने जो देखा था गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो कि कितना है हमारा 9,66,000 रुपये हमारे एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव्ड है वो है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 9,66,000 ये हमने लिख दिया यहाँ पर। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 9,66,000। अब 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी हमें यहाँ पर लेनी है। 10 मंथ की जो एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, हमने बोला था जिस महीने वो रिटायर हुआ है उसके तुरंत पूर्व के 10 कैलेंडर माह को हम लेंगे। तो 31,500 गुणा 5 वो तो रहेगा ही, और 30,750 को इंटू करेंगे हम 5 से। तो यहाँ हमने क्या, ये जैसे एवरेज सैलरी जो हमने निकाली है वो हम देखते हैं। 10 मंथ की एवरेज सैलरी 30,750 इंटू 5 ये रहा एवरेज सैलरी निकालने के लिए। 30,750 इंटू 5 प्लस 31,500 इंटू 5 और प्लस 3,000 रुपये जो DA है, क्योंकि सेवा शर्तों के अधीन है इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो 3,000 इंटू 10 और अपॉन करेंगे 10, तो एवरेज सैलरी हमारी निकली है 34,125 पर मंथ की सैलरी हमने यहाँ निकाली है। 10 कैलेंडर माह के औसत वेतन हमें यहाँ निकालना है जो कि आ गया 34,125 रुपये। तो 10 महीने की एवरेज सैलरी हो गई हमारी 3,43,250 रुपये। अब मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ ये यहाँ लिख दिए। अब हमें जो पॉइंट निकालना है वो निकालना है ये C पॉइंट, सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश के संबंध में दे औसत वेतन। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो बताया हुआ है क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि वे प्रतिवर्ष सेवा के लिए 45 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे। एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया अवकाश ग्रहण करते समय उनके अवकाश खाते में कितने महीने जमा थे, 28 महीने जमा थे। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं, वर्किंग नोट में पूरा क्लैरिफाई किया है मैंने यहाँ पर कि 45 दिन के जो अवकाश मिलता था उसके अनुसार वो उनकी सर्विस थी 24 वर्ष 11 महीने की। 24 वर्ष 11 महीने की उनकी यहाँ सर्विस थी। 11 महीने हम छोड़ देंगे कि मंथ की कैलकुलेशन नहीं होती, जो पूर्ण वर्ष होते हैं वही हम यहाँ पर लेते हैं। तो पूर्ण वर्ष हमारे हो गए 24 वर्ष, तो 24 मंथ्स हमने ले लिए। तो 24 मंथ्स के लिए 45 दिन का अवकाश यानी कि 1.5 महीना, 45 दिन मतलब 1.5 महीना हो गया। तो 45 दिन का जो अवकाश था उसके आधार पर उसके 36 माह के अवकाश के अधिकारी थे। लेकिन जो हमने क्वेश्चन में वहाँ डिस्कस किया है तो वहाँ दिया है कि आयकर अधिनियम के अनुसार मैक्सिमम 30 डेज़ की ही अर्जित अवकाश के लिए कोई कर्मचारी अधिकारी होता है। तो जैसे कि यहाँ बताया 36 माह के अवकाश के अधिकारी थे, और जो उनके पास जो उनका अर्जित अवकाश जो उनका रिमेनिंग था 28 मंथ था, जिसके भुगतान में उन्हें पैसे प्राप्त हुए यानी 28 महीने थे। तो जो 8 ये माना जाए कि 36 महीने उसे अधिकारी था वो, और उसमें से उसके पास जो रिमेनिंग अर्जित अवकाश है वो कितना बचा, 28 महीने का। तो जो 8 महीने का वेतन है वो क्या हो जाएगा, वो उपभोग कर चुके हैं। 8 महीने का वेतन का उपभोग कर चुके हैं, यही पता चल रहा है स्टेटमेंट से जो हमने यहाँ निकाला है। और आयकर अधिनियम के अनुसार 24 माह के लिए 30 दिन के हिसाब से कितने अवकाश के अधिकारी हैं, वो 24 माह के वेतन के अधिकारी हैं। ठीक है, तो सेवा अवधि में से ना लिए गए अर्जित अवकाश को हम घटा देंगे, यानी कि सेवा अवधि जो कि 24 महीने हैं उसके आधार पर जो 8 महीने हम लैस कर देंगे तो 16 माह का अर्जित अवकाश उनका शेष है। यहाँ पर 36 महीने हम नहीं लेंगे, 36 महीने में से 28 गए
सॉरी 28 महीने जो बच्चे हैं उनका पूरे का अवकाश नहीं मान्य होगा, क्योंकि इनको 45 डेज़ के आधार पर जो छुट्टियां हैं वो मिल रही है। तो जो रिमेनिंग जो अर्जित अवकाश होगा उसकी मान्य अवधि कितनी होगी, 24 में से हम 8 महीने क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर बच्चे हमारे 16 महीने। ठीक है, तो यहाँ पर जो 16 महीने हैं, यानी कि जो औसत वेतन है उससे हम गुणा कर देंगे 34 से 125 से हम 16 महीने की अवधि के आधार पर निकालेंगे, तो आ रहे हैं हमारा अमाउंट 5,46,000। तो जो भी इनमें से सबसे कम होगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। 9,66,000, 3,41,250 और 5,46,000 और 3 लाख इनमें से सबसे कम है 3 लाख। तो ये 3 लाख हो जाएंगे टैक्स फ्री, जिसे कि हमने एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसके अंदर से हमने घटा दिया, यानी 3 लाख को हमने घटा दिया, तो बचे 6,66,000 रुपये। ठीक है, तो 6,66,000 रुपये जो बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। तो जो अमाउंट है वो आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो टोटल जो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 9,39,250। तो ये एक हमारा पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया सैलरी का। ये सैलरी का डिस्कस हुआ पॉइंट हमारा सेवानिवृत्त होने पर अच्छी छुट्टियों के वेतन का नगद भुगतान। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब थैंक यू।